जरा इमेजिन कीजिए, आप एक टनल यानी कि एक सुरंग में हैं। गाड़ी चलती जा रही है, लेकिन टनल कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और सबसे डर वाली बात, हर घंटे आपकी यादें मिटने लगती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये कोई आम टनल नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर का दिमाग है। और उस दिमाग के अंदर एक साइकोथेरेपिस्ट दाखिल हो चुका है, सिर्फ अपनी किडनैप हुई बीवी को बचाने के लिए। उस टनल में हर मुसाफिर, हर आदमी उस किलर की अलग अलग शख्सियत है। अपनी बीवी को बचाने की कोशिश में जब वो खुद किलर की तरह सोचने लगा कि वो टनल से वापस कैसे आएगा, क्या वो अपनी बीवी को बचाकर बाहर ला पाएगा, या हमेशा के लिए उस किलर की जिंदगी उसकी जहनी दुनिया में कैद हो जाएगा। इस स्पाइन चिलिंग और ट्विस्ट से भरी कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि ये फिल्म आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। कहानी स्टार्ट होती है और हम एक औरत को देखते हैं जिसकी गाड़ी बारिश के मौसम में एक सुनसान रोड पर खराब हो गई थी। वो अकेली वहां किसी न किसी की मदद का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त वहां पर एक आदमी आता है जो कि बहुत अच्छा दिख रहा था और उसका सलूक भी बहुत अच्छा था। उस आदमी के अच्छे सलूक को देखकर वो औरत उस पर भरोसा करने लग जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। पर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो औरत अचानक नोट करती है कि उस आदमी की गाड़ी में पीछे किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। दरअसल इस औरत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया था, क्योंकि जिस आदमी को वो शरीफ समझकर उसके साथ बैठी थी, वो आदमी असल में एक सीरियल किलर था। अब वो औरत अपने बचाव में कुछ कर पाती इससे पहले ही वो आदमी उससे एक टूल से हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बस उसी रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते पर उस सीरियल किलर ने उस लड़की को मारा था। बस में वैंग नाम का एक पैसेंजर था जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट था। वो बस के ड्राइवर टोनी से उस औरत के केस के बारे में बात करता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। बात करते हुए वैंग बताता है कि जिस सीरियल किलर ने उस औरत को मारा था वो औरतों को मारने के बाद उनकी बॉडी का कोई पार्ट काट कर अपने पास रख लेता था, ज्यादातर शादीशुदा औरतों की छोटी उंगली। ये बात सुनकर बस के तमाम लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस बात की जानकारी तो किसी को थी ही नहीं। लेकिन अभी कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। तभी अचानक बस के रेडियो से सबको पता चलता है कि आगे रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है और रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ये बात सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सबको अपने काम पर टाइम पर पहुंचना था। इसीलिए टोनी बस को एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। पर थोड़ी ही देर आगे जाने के बाद बस के सामने एक टनल आ जाती है जहां से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। वो उस सुरंग के रास्ते आगे बढ़ने लग गया। उसी वक्त बस में बैठी एक लड़की जिंग किसी से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन वो अचानक गुस्से में आ जाती है और अपना फोन खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टोनी बस मुसलसल आगे बढ़ाता रहा, पर तभी अचानक सुरंग में एक आदमी उसके सामने आ गया। इस सुनसान सुरंग में वह अकेला क्या कर रहा था, ये बात सोचकर सब डर गए। लेकिन वो आदमी एक पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया जिसका नाम चियांग था। इसी दौरान हम ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बस में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर अखबार में छपी चियांग की नजर पर पड़ती है। ली ने देखा कि यह आदमी तो एक सीरियल किलर है और एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन वो बिना बात खतरा मोल लिए हुए ही कुछ नहीं बोलना चाहता था। अब टोनी को बस चलाते हुए तकरीबन 30 मिनट से ज्यादा हो गए थे, लेकिन अभी तक वो टनल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये बात देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि चीन का सबसे बड़ा टनल सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर है, जिसे क्रॉस करने में मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। लेकिन ये सुरंग है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आखिरकार सबने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में 30 मिनट से ज्यादा चलने के बाद भी वो शुरुआत तक पहुंच ही नहीं रहे थे। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई एंड ही नहीं था। तभी हम लोग चिन को देखते हैं जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट थी, और वहां पर हम सारा नाम की एक औरत को भी देखते हैं जो कि असल में एक मॉडल होती है। और उन दोनों के अलावा पार्क और फैंग भी थे जो कि भाई बहन थे। ये सभी लोग डर कर बस से नीचे उतर जाते हैं। तभी अचानक जीन को अपना फोन जमीन पर पड़ा दिखता है, जिसे उसने गुस्से में फिल्म की शुरुआत में नीचे फेंक दिया था। अब ये बात साफ हो चुकी थी, ये कोई आम सुरंग नहीं है। ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से वहां कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। इसीलिए जिंग ने उसे अपनी ऊन का गोला दिया। ली एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लग गया और दूसरा हिस्सा वैंग के पास था। तभी चियांग ने कहा कि वो भी ली के साथ चलेगा, और फिर ये सब मिलकर आगे चले जाते हैं। कुछ देर बाद तेज धुंध पड़ने लग गई और सुरंग की दूसरी तरफ से दो शेडो उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। सब उनका सामना करने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही वो शेडो करीब आए तो सबने नोट किया कि ये कोई और नहीं बल्कि ली और चियान ही थे। वो सुरंग बिल्कुल सीधी ही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह वो न जाने किस तरह घूमते हुए वापस उनकी तरफ पहुंच गए, और उसी जगह पहुंच गए जहां से वो चले थे। अब वो फंस चुके थे, इसीलिए ली ने सारी खाने पीने की चीजें सभी लोगों में बांट दी। अब चारों आदमी यानी कि ली, टोनी, वैंग और चियान फिर से रास्ता ढूंढने के लिए निकले, जबकि औरतें और बच्चे बस में ही रुक गए। थोड़ी देर बाद जीन ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में ही उनकी बस पर धूल जम चुकी थी। घबराकर उसने सबको उठाया और बाहर ले आई। उधर चारों आदमी एक बार फिर से वहीं पहुंच गए थे।
टोनी ने देखा कि उनका खाना भी एकदम सड़ चुका था। इसका मतलब ये था कि इस सुलंग में, इस भूल भुलैया में वक्त भी असली दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। उन्होंने बस में देखा तो उन्हें पूरी सुरंग का एक नक्शा दिखाई दिया जो न जाने कौन वहां पर छोड़कर चला गया था। नी ने नक्शा समझने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई और अचानक ली भी गायब हो गया। और जहां ली खड़ा था वहां खून के निशान थे, जिसका पीछा करते करते सभी एक खोखली दीवार तक पहुंच गए। उस दीवार को थोड़ा सा ठोकने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस दीवार के पीछे कोई रास्ता हो। जिसके बाद उस दीवार को तोड़कर वो सब एक अजीब से दिखने वाले कमरे में एंटर हो गए, जहां बहुत से गुम होने वाले लोगों की तस्वीरें और शीशे में लोगों के इंसानी हाथ रखे हुए थे। ली उस जगह का इंजीनियरिंग डायग्राम पढ़ रहा था। उस डायग्राम के मुताबिक यहाँ कुल मिलाकर 6 सुरंगें मौजूद थीं जो कि आपस में जुड़ी हुई थीं। चियान ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए उन्हें 6 सुरंगों को पार करना होगा। उसके मुताबिक इसी कमरे में दूसरी सुरंग का रास्ता मिलेगा। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर भी मिला, जिस पर सिर्फ और सिर्फ 15 जुलाई की ही डेट थी। जियान फौरन उस कैलेंडर को उतार लेता है, जिसके पीछे एक हिडन रास्ता मिलता है, जिसके वजह से वो दोनों एक दूसरी सुरंग में पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही वो लोग एक दूसरे टनल में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उस रूम में रखा हुआ एक टेलीविजन अपने आप चालू हो जाता है। इस टीवी में एक औरत दिखाई देती है जो कि एक छोटे से गार में कैद होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस दूसरी टनल में भी उनकी बस खड़ी हुई थी, लेकिन बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ महीनों से वहां पर खड़ी है और वहां पर बहुत सारी वायरिंग भी लगी हुई थी। ये बात देखकर किसी को कुछ समझ में नहीं आता और वो फिर से उस बस के अंदर एंटर हो जाते हैं और कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगते हैं। किस्मत से उन्हें एक बक्सा मिल जाता है जिसके अंदर काफी सारी मैगी रखी हुई थी। ये बात देखकर टैनी ने बंदूक की नोक पर खाने पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर वक्त बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसलिए सबको बहुत जल्दी भूख लग गई। इसकी वजह से वो सब जानवरों की तरह एक दूसरे के साथ बर्ताव करने लगे। अब सारा से भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, इसीलिए वो टोनी को मैगी के बदले जिस्मानी सेक्सुअल रिलेशन की ऑफर देती है। अब जब वो दोनों ये हरकत कर रहे थे, तभी वैंग ने चुपके से नूडल्स का पैकेट चुरा लिया और वैंग ने ये चीज देख ली और उसी वक्त उस पर हमला कर लिया। ये दोनों आपस में लड़ ही रहे थे, पर तभी अचानक अंधेरे में कोई आया और टोनी का खून कर दिया और बाकी सब ये बात देखते ही रह गए। इसी बीच वैंग का पैकेट भी बस के नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो देखता है कि बस के नीचे एक मैन होल है। उसके अंदर जाने पर वो सब लोग अजीब से कमरे में पहुंच जाते हैं। इस बार टीवी पर वो लड़की धीरे धीरे उस गार में डूब रही थी। तभी जियान को फिर से वही कैलेंडर दिखाई देता है, जिसके पीछे एक और खुफिया दरवाजा था। उसे पार करके वो अब तीसरी सुरंग तक पहुंच चुके थे। ये सुरंग पहले से बहुत अंधेरी और सुनसान थी। यहाँ भी इनकी बस मौजूद थी और उसमें सांप बहुत सारे भर चुके थे, मानो कि बहुत सालों से ये बस वहां पर खड़ी हो। अचानक उसने बंदूक निकाल ली और कहने लगा कि जब जब कोई मरा है उन्हें खुफिया रास्ता मिला है, इसलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे सबकी जान भी लेनी पड़ी तो वो ले लेगा। वो जिन के हाथ से चियान के कंधे पर गोली चलवा दी। उसने उनके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया और फैंग को गोलियों से भून दिया। उसने सारा को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही किसी ने पीछे से आकर उसका काम तमाम कर दिया। उसकी मौत के बाद अब उन लोगों को एक और खुफिया रास्ता मिला जो कि चौथी सुरंग में खुलता था। वहां पहुंचते ही उन्हें माहौल कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। सबको अलग अलग तरह की फीलिंग होने लगती है। उसी दौरान सारा को बहुत अजीब सा महसूस होता है, इसीलिए वो पास खड़ी बस में जाकर बैठ जाती है। लेकिन सारा को वहां अजीब व गरीब लोग दिखाई देने लगे, जिस बात से डरकर वो बस से बाहर भागने लग गई। और बाहर भागते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी मौजूद थी। वहीं पर उसे एक शीशा मिला जिसमें देखते ही किसी ने उसे पीछे से मार डाला। दूसरी तरफ चिंग की डिलीवरी हो चुकी थी। अब चियांग, पार्क और चिंग अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे बढ़ते वो देखते हैं कि उसका बेटा मारा जाता है, जिसकी वजह से अचानक चिंग ने अपना जहनी तवाजन खो दिया और एक चाकू से चेन को भी मार डाला। जिस बात से घबराकर अचानक चीन की भी आंख खुली तो वो देखता है कि वो एक सीक्रेट हॉस्पिटल में था। ये जगह दरअसल एक मिलिट्री लैब थी। वहां मौजूद आर्मी ऑफिसर्स की बात से हमें पता चलता है कि वो सीरियल किलर जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था उसका नाम जेम्स था, और वो औरत जिसने उससे लिफ्ट मांगी थी वो सियारा थी, जिसे उसने मार दिया था। दरअसल सियारा मरी नहीं थी, बल्कि उस किलर जेम्स ने उसे किडनैप कर लिया था। बाद में पुलिस को जेम्स की एक लोकेशन का पता चल जाता है। जब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो जेम्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। इसीलिए सियारा का शौहर खुद ही जेम्स के सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाता है, और वो इसलिए करता है ताकि वो वहां जाकर जेम्स से बात कर सके और सियारा का पता निकाल सके। असल में चियान एक साइकोथेरेपिस्ट था और उसने कई साल एक ऐसी मशीन बनाने में लगाए थे जो किसी के सबकॉन्शियस माइंड में जाने की ताकत रखती थी। यानी कि अब तक जो भी हुआ वो सब कुछ जेम्स के दिमाग में मौजूद था। जियान मिलिट्री जर्नल से बात करता है और बताता है
कि उसने जेम्स के मन में एक टनल देखी थी और साथ में सियारा को एक गार जैसी जगह पर देखा था जहां के वो डूब रही थी। लेकिन अब तक उसे यही पता चल पाया था कि उसकी वाइफ किसी नदी के आसपास कैद है। लेकिन तेज बारिश की वजह से अगले 36 से 40 घंटों में नदी के आसपास सारे गार पानी से भर जाएंगे। चियान ने आर्मी ऑफिसर से उसे बार बार दिखने वाली तारीख 15 जुलाई के बारे में भी बताया, जिसके बाद ऑफिसर ने कहा कि किसी दिन जेम्स के माँ बाप की मौत हुई थी। उसकी माँ एक मॉडल थी और उसका बाप एक इंश्योरेंस एजेंट था। एक दिन जेम्स के फादर को पता चला कि उसकी वाइफ का अपने ड्राइवर के साथ अफेयर है। तो गुस्से में उसने जब उससे बात करने की कोशिश की तो जेम्स की मां ने पहले अपने शौहर को मारा और फिर खुद सुसाइड कर ली। असल में जेम्स खुद एक टनल इंजीनियर है, इसीलिए जब वो कोमा में गया तो उसने अपने दिमाग में खतरनाक सुरंग बनाने की कोशिश कर दी, जो उसके दिमाग की तरह ही एक भूल भुलैया थी। बचपन के इसी ट्रॉमा की वजह से जेम्स ने अपने दिमाग में कई पर्सनैलिटीज बना ली थी। इसका मतलब बस के अंदर जितने लोग भी हमने देखे थे वो असल में जेम्स की अलग अलग शख्सियत थी। टोनी जेम्स के गुस्से और डोमिनेंट नेचर वाले को दिखाता था। ली उसकी मददगार और फ्रेंडली साइड को। सारा उसकी माँ जैसी थी जो अपने फायदे के लिए किसी से भी समझौता कर लेती थी। वांग एक इंश्योरेंस एजेंट था जिसमें जेम्स अपने पिता को देख रहा था। वैंग और पार्क जेम्स के बचपन के डर और मासूमियत को दिखाते थे और चेन उसकी सॉफ्ट लेकिन चालाक साइड थी। इन सब के अलावा एक और पर्सनैलिटी थी जो कि बाकी सबको मार रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है। ये सब सुनकर जनरल चियान को कहता है कि वो जेम्स से सीधी बात करे, क्योंकि अब तक चियान उसकी अलग अलग पर्सनैलिटी से बात कर रहा था। चियान दोबारा जेम्स के दिमाग में एंटर होता है और उससे पूछता है कि सियारा कहाँ है, और जेम्स कुछ नहीं बताता। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि जेम्स सिर्फ उन औरतों को मारता था जिनका शादी के बाद भी किसी न किसी से अफेयर होता था। उसे ऐसी औरतों को मारकर बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि बचपन में उसकी माँ का अपना मैरिटल जो अफेयर था उसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसे अपनी माँ जैसी औरतों से बहुत ज्यादा नफरत थी। इसका सीधा मतलब था कि सियारा यानी कि चियान की बीवी का भी किसी न किसी के साथ अफेयर था। चियान को इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन वो काम में इतना बिजी था कि वो सियारा को ज्यादा वक्त ही नहीं दे पाता था। इसीलिए उसने कभी सीधे तौर पर इस बारे में सियारा से पूछने की कोशिश भी नहीं की। इसीलिए वो चियान को अपने अलग अलग हिस्से में ले गया जहां उसकी जिंदगी के कई किस्से चल रहे थे। चियान उसके पास्ट के सारे इवेंट देखता है जिन्हें देखकर उसे जेम्स के लिए बहुत बुरा लगता है। चियान ने जेम्स के नादान बचपन से भरे हिस्से पार्क से बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी बहन फैंक ने उसके सियारा का पता बताने से रोक दिया। इसके बाद वो एक सिनेमा हॉल में पहुंचता है जहां उसके सामने आखिरकार वो पर्सनैलिटी आ जाती है जो कि बाकी सबको मार रही थी, और ये कोई और नहीं बल्कि जियान खुद ही था। इसका मतलब था कि जेम्स का मतलब इतना शैतान था कि जो भी उसमें झांकता वो खुद भी एक कातिल की तरह ही सोचने लग जाता। मतलब जेम्स के दिमाग के अंदर एंटर होकर जियान और जेम्स का दिमाग तकरीबन आपस में मर्ज हो गया था। इसलिए काम में बहुत बिजी होने के बाद जियान की पर्सनैलिटी ये सोच रही थी कि शायद सियारा को उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। यही पर्सनैलिटी उसकी बैड साइड बन गई, जिसने एक एक करके जेम्स की सभी गुड पर्सनैलिटी को मार दिया, जो कि आगे जाकर चियान को सारा की लोकेशन बता सकती थी। अब ये सब जानकर चियान अपनी इविल पर्सनैलिटी से लड़ाई करने की कोशिश करता है ताकि जल्द से जल्द पार्क को बताकर वहां से निकाल सके। लेकिन उसकी इविल पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी जो कि चियान को बहुत आसानी से हरा देती है। चियान को समझ आता है कि वो अपनी इविल पर्सनैलिटी से अकेले नहीं जीत सकता, इसीलिए वो पार्क को बुलाता है और उसे जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालकर पुलिस को सियारा की असली लोकेशन बताने का कहता है। पार्क की बात मान जाता है और वहां से भागने लगता है। इसके बाद इविल चियान असली चियान को एक अंधेरी जगह पर ले गया जहां पर इनका एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही असली चियान जीतने वाला था, एक और इविल चियान सीधा वहां पर पहुंच गया, जिसका मतलब यह था कि शैतान कभी मरेगा नहीं। उधर बारिश काफी तेज हो रही थी और पानी अब सियारा की गर्दन तक पहुंच चुका था। तभी असली चियान के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर वो अपनी जान दे दे तो उसके साथ साथ उसकी बुराई भी खुद ब खुद मर जाएगी। इसीलिए चियान खुद को शूट कर लेता है, और जैसे ही वो खुद को शूट करता है तो उसकी ईवल पर्सनैलिटी भी फौरन मर जाती है। जिसके बाद असली दुनिया में जेम्स होश में आता है और अब वो बिल्कुल पार्क की तरह ही सलूक कर रहा था। वो डरा हुआ था लेकिन अच्छा और शांत था। फिर वो मिलिट्री को सियारा की असली लोकेशन बताता है, जिसकी वजह से सियारा को वक्त रहते बचा लिया जाता है। लेकिन जब सियारा को पता चलता है कि चियान एक्सपेरिमेंट के दौरान खुद कोमा में पहुंच गया तो वो बहुत दुख होती है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि चियान को उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसी तरह एक एंडलेस टनल में घूमते हुए दिखाते हैं और वो फंसा हुआ है, जैसे टनल में वो जेम्स को निकालने के लिए गया था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर मेरी ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने इस चैनल फिल्म गली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।